एवरीवन, आज हम स्टार्ट करते हैं इंडिया 37 के साथ। सबसे पहले हम जानते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लायबिलिटी। लायबिलिटी इज़ अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन विच अराइजेज ड्यू टू द पास्ट इवेंट, जिससे कि आपका आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज होगा। राइट, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन मतलब आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है बट टू सेटल इट, मतलब आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, आपको सेटलमेंट करना ही पड़ेगा। एंड प्रेजेंट मतलब आज ऑब्लिगेशन एग्जिस्टेंस में है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अमाउंट आज का आज देना पड़ेगा, नहीं। एग्जाम्पल के लिए आपने बैंक लोन लिया है, दैट इज़ रीपेबल आफ्टर 2 years। द अमाउंट इज़ रीपेबल आफ्टर 2 years, लेकिन आज भी आपके ऊपर ऑब्लिगेशन तो है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है बल्कि टू रीपे द अमाउंट। राइट, तो दिस इज़ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। Okay, now obligation can be a legal obligation, it can be a constructive obligation. Legal means arising from a law. Example, आपको बोनस देना पड़ता है, आपको gratuity देनी पड़ती है as per a gratuity act. तो these are the obligations which are imposed by the law, or it can be imposed by a contract. Right? Constructive obligation मतलब it is arising from the past practices or published policies, जिससे कि expectations create हो रही है in the mind of the affected parties. लेट्स से आप दिवाली बोनस दे रहे हो पिछले 20 साल से, तो दिस इज़ योर पास्ट प्रैक्टिसेस, जिससे आपके एम्प्लॉयज़ के माइंड में अभी भी एक्सपेक्टेशन क्रिएट हो रही होगी, हाँ यार मुझे इस टाइम भी दिवाली का बोनस मिलेगा। ओके, तो दिस इज़ अ कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। ओके, नेक्स्ट इज कॉन्टिजेंट लायबिलिटी। कॉन्टिजेंट लायबिलिटी मतलब पॉसिबल ऑब्लिगेशन जो कि अराइज हो सकता है फ्रॉम द फ्यूचर इवेंट जो कि एंटिटी के कंट्रोल में नहीं है। और कॉन्टिजेंट एसेट मतलब कोई एसेट, a possible asset जो कि डिपेंड करेगा upon the future event which is not under the control of an entity. ओके, अब हम देखते हैं अकाउंटिंग फॉर कॉन्टिजेंट लायबिलिटी एंड कॉन्टिजेंट असेट। कॉन्टिजेंट लायबिलिटी में आप क्या देखोगे कि अगर लायबिलिटी प्रोबेबल है, आपको लगता है मोस्ट प्रोबेबली मुझे पे करना ही पड़ेगा। प्रोबेबली मतलब मोर लाइकली देन नॉट, मतलब ग्रेटर देन 50% की चांसेस है, तो आप प्रोविज़न बना दो। लेकिन आपको लगता है मैं श्योर नहीं हूँ कि मुझे पे करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, दैट इज़ लेस देन 50% चांसेस है, तो आप डिस्क्लोजर दे दो। लेकिन अगर बहुत रिमोट चांसेस है ना, तब आप इग्नोर कर दो। ठीक है, और कॉन्टिजेंट असेट्स के केस में थोड़े स्ट्रिक्टर प्रोविजंस हैं ड्यू टू प्रूडेंस कंसेप्ट। ये बोलता है कि अगर आप वर्चुअली सर्टन हो, वर्चुअली सर्टन मतलब ग्रेटर देन 95% श्योरिटी है आपको कि आपको पैसा रिसीव होगा, आपको असेट मिलेगा, तो आप रिकॉर्ड करो असेट। वर्चुअली सर्टन मतलब इट इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट्स एंड नॉट ऑन योर एक्सपेक्टेशंस। ये आपको कन्फर्मेशन मिल जाता है फ्रॉम द फॉर्मल सोर्सेज एंड नॉट फ्रॉम द इनफॉर्मल सोर्सेज। इवन अगर आपका एडवाइसर भी बोल देता है ना कि आपको अमाउंट मिलेगा, तब भी आप इसे रिकॉग्नाइज नहीं करोगे। एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं कि अगर आपको इंश्योरेंस कंपनी बोल देती कि आपको इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा, तब आप रिकॉग्नाइज करोगे। राइट, क्योंकि इट इज़ अ कन्फर्मेशन फ्रॉम द फॉर्मल सोर्सेज एंड इज बेस्ड ऑन द it is based on facts, not based on your expectations. Right? नेक्स्ट इज अगर कॉन्टिजेंट असेट्स प्रोबेबल है, आपको लगता है हाँ यार मुझे मिल जाएगा, मोस्टली तो मुझे लगता है मिल जाएगा, दैट इज ग्रेटर देन 50% की चांसेस है, तब आपको सिर्फ डिस्क्लोजर देना है। और आप अनसर्टन भी हो, दैट इज़ लेस देन 50% की चांसेस हैं, तो क्यों लोगों को सपने दिखाने यार, इग्नोर कर दो। राइट, तो यहाँ पर अपना कंप्लीट होता है पहला पार्ट। इसमें 1-2 पॉइंट्स और हैं। सबसे पहले पोस्ट बैलेंस शीट इवेंट, दैट इज़ अगर कोई इवेंट होता है आफ्टर द बैलेंस शीट डेट बट बिफोर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैव अप्रूव्ड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो it is an interesting event provided that the possible obligation or asset already existed on the balance sheet date. Next is reimbursement asset. ठीक है, इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं कि आप ऑडिट पर गए हो, आपने ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस इनकर किए हैं, बट दैट इज़ रीइंबर्सेबल बाय योर क्लाइंट। दो आपने ट्रैवलिंग एक्सपेंस इनकर किए हैं, बट आप ये एंट्री पास नहीं करोगे ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्यों? क्योंकि आपका तो खर्चा ही नहीं है, वो खर्चा किसका है, क्लाइंट का है। तो आप एंट्री रिकॉर्ड करोगे रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, प्रोवाइडेड आप वर्चुअली सर्टन हो दैट द क्लाइंट इज़ गोइंग टू ऑनर इट। ठीक है, तब आप रिकॉर्ड करोगे। अच्छा, इंश्योरेंस के केस में भी ऐसा ही होगा? नहीं, इंश्योरेंस इज़ एन इंडेमिनिटी कॉन्ट्रैक्ट। पहले आपको लॉस इनकर होगा, फिर इंश्योरेंस कंपनी उसे इंडेमिनिफाई करेगी। राइट, तो आपको लॉस पे सेपरेट एंट्री पास करनी है और इंश्योरेंस कंपनी जब क्लेम देती है आपको सेपरेट एंट्री पास करनी है। ठीक है, नेक्स्ट इज
आपको किस अमाउंट पे प्रोविज़न बनाना है, आपको ये तो पता पड़ गया प्रोविज़न बनाना कब है, लेकिन किस अमाउंट पे प्रोविज़न बनाना है। आपको प्रोविज़न बनाना है यूजिंग बेस्ट एस्टीमेट। लेकिन सपोज़ अगर आपको लगता है नहीं यार 10 भी दे सकते हैं, 20 भी दे सकते हैं, 30 भी दे सकते हैं, तो आप उनकी प्रोबेबिलिटी निकाल दो एंड उस बेसिस पर आप अपना प्रोबेबिलिटी बेस्ड वेटेड एवरेज निकाल दो और उस अमाउंट पर प्रोविज़न बना दो। लेकिन सपोज इफ़ द इफेक्ट ऑफ टाइम इज़ मटीरियल, that is if the payment is expected to be made on or after 12 months, तब आपको प्रेजेंट वैल्यू पर प्रोविज़न बनाना पड़ेगा एंड धीरे धीरे हर साल आपको अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट करना पड़ेगा। दैट इज़ आपको एंट्री पास करनी पड़ेगी फाइनेंस चार्ज अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न अकाउंट। अच्छा, अब आपको लग रहा है कि यार ऐसे तो मेरा प्रोविज़न 100 का ही बनना चाहिए, मुझे लायबिलिटी 100 की ही मीट आउट करनी है, लेकिन हो सकता है 10% ज़्यादा भी पे करना पड़ जाए, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सेफ्टी मार्जिन भी ऐड कर सकते हो, आप 110 का भी प्रोविज़न बना सकते हो। साथ ही साथ आपको हर बैलेंस शीट डेट पे आपको प्रोविज़न रिव्यू करना पड़ता है इन ऑर्डर टू रिफ्लेक्ट द करेंट बेस्ट एस्टीमेट, राइट। ठीक है, सबसे पहले आपको अपना डेटा लेना है, उसके बाद आपको इंडस्ट्री एवरेज लेना है, इंडस्ट्री का डेटा लेना है। अगर आप नए हो, लेट्स सपोज आपने वारंटी दी है एंड आपको पता है कि हर तीसरे साल में मेरे पास लैपटॉप्स आते हैं रिप्लेसमेंट के लिए, तो आपने प्रोविज़न फॉर वारंटी अकॉर्डिंगली बनाया है। अब आपने क्या लिया है, ओन डेटा। लेकिन लेट्स से आप नए लैपटॉप बिजनेस में आए हो, तो आप इंडस्ट्री का डेटा देखोगे कि कितनी बार रिप्लेसमेंट के लिए आता है, राइट। लेकिन सपोज इंडस्ट्री डेटा भी अवेलेबल नहीं है, तब आपको क्या करना है, आपको कोई प्रोविज़न नहीं बनाना, आप बस डिस्क्लोजर दे दो कि ये लायबिलिटी है, वारंटी लायबिलिटी है एंड दिस इज़ द रीज़न आई एम नॉट एबल टू मेक द प्रोविज़न फॉर इट। ओके, next is onerous contract. What do you mean by onerous? Onerous means burdensome, difficult contract, जिसकी की cost of performing a contract is greater than the benefits to be derived from the contract. अच्छा, prudence हमें क्या बोलता है, prudence हमें बोलता है recognized loss as and when you expect it. अगर आपको लग रहा है ना इस कॉन्ट्रैक्ट से आपको लॉस होगा, रिकॉर्ड करो, अभी प्रोविज़न बनाओ। और किस अमाउंट पे आप प्रोविज़न बनाओगे, कॉस्ट ऑफ फुलफिलिंग या कंटिन्यूइंग द कॉन्ट्रैक्ट और पेनल्टीज अराइजिंग फ्रॉम द टर्मिनेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, इस अमाउंट पे आपको प्रोविज़न बनेगा, लोअर ऑफ द टू, राइट। ओके, क्या आप फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस के लिए भी प्रोविज़न बनाओगे? नहीं, आपको ओनरस कॉन्ट्रैक्ट से जो भी लॉस होने वाला है आप उस पर प्रोविज़न बनाओगे। साथ ही साथ ओनरस कॉन्ट्रैक्ट इज़ एन इंडिकेटर ऑफ एन इम्पेयरमेंट। क्यों? क्योंकि आपकी वैल्यू इन यूज़ कम हो जाती है, जिससे कि आपकी रिकवरेबल वैल्यू कम हो जाती है, तो इम्पेयरमेंट के चांसेस हैं, राइट। ज़्यादा डिटेल हम इंड AS 38 में देखेंगे। लास्ट टॉपिक इज़ प्रोविज़न फॉर रीस्ट्रक्चरिंग। अच्छा, रीस्ट्रक्चरिंग मतलब क्या होता है? इट मीन्स क्लोजर, इट मीन्स सेल और टर्मिनेशन ऑफ अ लाइन ऑफ अ बिजनेस और ऑफ अ जोग्राफिकल लोकेशन, राइट। प्रोविजन ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग आपको बनाना कब है? जब ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट करती है। ऑब्लिगेशन कैन बी ईदर ड्यू टू लॉ, आपको कोर्ट बोल रहा है कि आपका बिजनेस बंद करो, क्यों? लेट्स से फॉर एग्जांपल आप मोनोपोली क्रिएट कर रहे हो या आप ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हो, तो आपको कोर्ट का ऑर्डर है कि आप अपनी ये लाइन ऑफ बिजनेस बंद करो या इस एरिया में आप अपना बिजनेस बंद करो। दिस इज़ एग्जांपल ऑफ लीगल ऑब्लिगेशन। कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन मतलब आपका फॉर्मल प्लान अप्रूव हो चुका है विच एंड इट क्रिएट्स एक्सपेक्टेशंस इन द माइंड ऑफ द अफेक्टेड यूजर्स। कैसे एक्सपेक्टेशन क्रिएट होगी? ईदर थ्रू द कम्युनिकेशन और थ्रू द इम्प्लीमेंटेशन। आपने एम्प्लॉयज़ को बता दिया मैं बिजनेस बंद कर रहा हूँ, पब्लिक को बता रहे हो आप अपना बिजनेस बंद कर रहे हो, दिस इज़ कम्युनिकेशन, राइट। इम्प्लीमेंटेशन मतलब आपने एसेट बेचना स्टार्ट कर दिया, राइट। आपने अपना बिजनेस बंद कर दिया, मतलब लेट्स से आप अपना सामान अपना ही बेच रहे हो, राइट, यू आर नॉट सेलिंग एनीथिंग, तो आपका मान लिया जाएगा दैट इम्प्लीमेंटेशन हो चुका है, राइट। तो ये ऑब्लिगेशन है। लेकिन आपको क्या अमाउंट, किस अमाउंट पे बनाना है प्रोविजन फॉर रीस्ट्रक्चरिंग? इट शुड इंक्लूड ऑल डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस। एग्जाम्पल, आप बिजनेस बंद करोगे तो आपको लीगल फीस लग सकती है, कंपनसेशन पे करना पड़ता है, तो वो सारे अमाउंट इंक्लूड करो। बट इट डज नॉट इंक्लूड अमाउंट विच इज़ रिलेटिंग टू द कंटिन्यूएंस ऑफ अ बिजनेस। एग्जाम्पल, रीलोकेशन एक्सपेंसेस आपको इंक्लूड नहीं करने हैं, मार्केटिंग एक्सपेंसेस आपको इंक्लूड नहीं करने हैं, या एक्सपेक्टेड फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस आपको इंक्लूड नहीं करने हैं। ओके, सो वी आर डन विद इंड AS 37। थैंक यू।